Hello everyone, Adab, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Noor Classes. We are going to start new topic of chemistry and another topic of short videos जिसमें हम वन शॉट करेंगे। चूँकि अभी जब एग्ज़ाम के शेड्यूल आए हैं और उसमें वक्त कम है, सबके पास टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से एक फ़ोबिया सा बना हुआ है स्टूडेंट्स के बीच। तो फ़ोबिया नहीं अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, चूँकि हम लोग एक शॉर्ट वीडियोस या फिर वन शॉट्स हम हर चैप्टर की बना कर देंगे, जिसमें सारे टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट्स हैं, जो एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन को, चैप्टर है सॉल्यूशन, आपका हमारा पहला चैप्टर है। सॉल्यूशन कहते किसे हैं? चूँकि जब हम पढ़ रहे होते हैं सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूशन के बारे में जानना ही होता है। तो सॉल्यूशन होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं, या होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें आपका एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट को हम हिंदी में कहते हैं विलायक और सोल्यूट को हम हिंदी में कहते हैं विलेय। अब विलायक क्या होता है? विलायक को अगर देखा जाए तो इसको हम पानी भी ले सकते हैं, जिसको आप H2O भी कहते हैं। इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट का? इसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक, इसका मतलब ये होता है कि मोस्टली चीज़ें पानी में डिज़ॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, चूँकि हमें यहाँ स्टडी करना है, वाटर को ही स्टडी करना है। और विलेय जो होता है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें आप साल्ट भी ले सकते हैं प्लस शुगर भी ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम ले सकते हैं जो पानी में ईजिली डिज़ॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं। ये तो हमारा बना आपका सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के बाद हम लोग एक चीज़ और भी देखते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें मोलैलिटी प्लस मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। मोल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मोलैरिटी क्या होती है, और मोलैरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो मोलैरिटी को कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फार्मूला है। और अगर यहाँ पर एक चीज़ और दिया हो गया हो, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ये हुआ आपका मोलैरिटी का फार्मूला हुआ। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो मोलैरिटी को मेज़र करते हैं कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए मोलैरिटी का यूज़ होता है, या फिर हम डाइल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम मोलैरिटी को यूज़ करते हैं। डाइल्यूशन में भी यूज़ होता है। अच्छा, डाइल्यूशन होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि डाइल्यूशन क्या होता है, तो इसको हिंदी में, इसकी हिंदी होती है तनुता। यानी इसमें इसको डाइल्यूट करते हैं, सॉल्यूशन में पानी इतना मिला देते हैं, या फिर इसको हम कहें दूसरी भाषा में समझें तो जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, उस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में हम इतना पानी डिज़ॉल्व करें कि वो क्या हो जाए, फीका हो जाए या फिर डाइल्यूट हो जाए, उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन, या पतला करना। इसको सिंपल भाषा में कहते हैं पतला करना। दूसरा आपका अगर देखें, डाइल्यूशन के अलावा स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन में क्या मतलब है स्टोकियोमेट्री का? स्टोकियोमेट्री का क्या होता है? इसमें रेशियो डिटर्मिनेशन होता है,
जिसमें आपके जो तत्व होते हैं, तत्व और यौगिकों के बीच का जो रेशियो होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। साथ साथ जैसे अगर आप देखेंगे भार और द्रव्यमान का, और उसके साथ साथ ऊर्जा और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। दूसरा होता है कि रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है, रिएक्शन की रेट को, या हम हिंदी में कह सकते हैं अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना मोलैरिटी क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में ना दिया हो, ml में दिया हो, तो वहाँ पर क्या फार्मूला हो जाएगा, वहाँ पर इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फिर से अगर हम आपको यहाँ बताएं, हम इसको साफ तरीके से लिखें यहाँ पर, तो फिर से हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं कैसे होता है। मोलैरिटी को सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में देखें तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेज़र करते हैं उससे, और उसके बाद जो होता है ये स्टोइकियोमेट्री में यूज़ होता है, जिसमें उसके जो द्रव्यमान संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण के नियम होते हैं, साथ साथ भार और आयतन के जो मेज़रमेंट्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होते हैं, और उसके साथ साथ डाइल्यूशन में भी इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम फार्मूले को ही देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक अगर ये लीटर में ना दिया हो, यदि आयतन ml में दिया हो, ml में दिया हो, तो क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में दिया है तो हम क्या करते हैं 1000 से ऊपर गुणा कर देते हैं। ये ml में हमें दिया है तो हमने क्या किया, इसको 1000 से ऊपर गुणा कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है ml में आ जाता है। इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। या फिर अगर ml में दिया है तो सिंपली यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में दिया है तो हम यहाँ पर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो चीज़ें हमें मिली, हमने फार्मूले को लिख लिया और फार्मूले के साथ साथ हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा, लीटर में भी लिखा अगर दिया गया हो, और अगर ml में भी दिया गया हो तो हम ml में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम डिफिनेशन को देखें तो डिफिनेशन में है निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलैरिटी कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका सेंस है जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, इसकी SI यूनिट भी अगर हम लिखें तो SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। और अगर हम कहें कि 1 लीटर आयतन में, प्रश्न अगर हम लिखें, क्वेश्चन लिखें 1 लीटर आयतन में 0.5 मोल HCl उपस्थित हो तो मोलरता क्या होगी। अब
अब चूँकि आपके पास सब कुछ दिया गया है, ये मोल दिया गया है, HCl का मोल है और 1 लीटर आयतन है। अगर आप फार्मूला इंग्लिश में लिखना चाहें तो फार्मूला इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं। इसका तो सिंपली हम ऐसे ही लिख सकते हैं, चूँकि आपका सोल्यूट जो है वो HCl है, हम यहाँ लिख सकते हैं सोल्यूट इक्वल टू 0.5 मोल HCl है यहाँ पर। दूसरा आपका V वॉल्यूम है, V बराबर वॉल्यूम 1 लीटर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो 1 लीटर सॉल्यूशन है और यहाँ पर 0.5 मोल है और यहाँ पर आपका है 1 लीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.5 मोल अपॉन 1 लीटर, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 मोल पर लीटर। ये आपका आंसर आएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, चूँकि क्वेश्चन को अगर देखें तो सिंपली हम इसको ओरली ही इसका आंसर कर सकते हैं। 1 लीटर आयतन में 0.5 मोल HCl उपस्थित हो तो मोलरता क्या होगी, और मोलरता की यानी मोलरिटी की जो आपको डिफिनीशन लिखी है, जो आपने फार्मूले लिखे हैं, वो फार्मूला आपने लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आपने हिंदी में अगर देखें तो विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, तो यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या 0.5 मोल है और वॉल्यूम आपका 1 लीटर है। हमने क्या किया, 0.5 मोल को 1 लीटर से डिवाइड किया, इसका आंसर आता है 0.5 मोल पर लीटर, इसका आंसर आ रहा है। तो ये हमने समझा, और ये सबने समझा तो इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है, इसका यूज़ कहाँ होता है, डाइल्यूशन में इसका यूज़ होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा रफ करें, डाइल्यूशन में इसका यूज़ होता है, स्टोइकियोमेट्री में इसका यूज़ होता है, साथ साथ इसको रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन में यूज़ होता है जिसको हम तनुता कहते हैं, या डाइल्यूट करना इसको हम कहते हैं। एक्चुअली डाइल्यूट मीन्स होता है तनु करना या फीका करना या हल्का करना, डाइल्यूट मीन्स होता है। दूसरा इसका होता है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री इसका क्या मतलब होता है, स्टोइकियोमेट्री में अगर हम समझें तो तत्व और यौगिक जो होते हैं उनको रेशियो में डिटरमाइन करना होता है, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण नियम या फिर भार और आयतन के जो है उसमें क्रिया में यूज़ होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी होती है, रिएक्शन की रेट को भी डिटरमाइन करता है या करने में यूज़ होता है। रिएक्शन की रेट्स में, रिएक्शन की रेट का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया के करने की दर क्या होती है, वो किस रेट से रिएक्शन कर रहा होता है। मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई अभिक्रिया है, A है प्लस B है और ये C प्रोडक्ट बना रहा है, 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें इसके रेट क्या है, कितनी स्पीड से कर रहा है, बहुत स्लो हो रही है, मॉडरेट मीडियम में हो रही है या फास्ट मीडियम में हो रही है, तो ये डिटरमिनेट करता है कि रेट क्या उसकी है, रिएक्शन की अभिक्रिया करने की दर क्या है। हम लोग अब स्टडी करेंगे मोलैलिटी को, जहाँ पर मोलैलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो कहते हैं कि 1 किलोग्राम किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसको हम m से इंडिकेट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके फार्मूले को देखा जाए तो m इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक की मात्रा किलोग्राम में। इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहें तो उसको बहुत ईजिली हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन
सॉल्वेंट वेट, इसको तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दूसरा अगर हम लिखें, अगर आपसे ये पूछ भी लिया जाए कि अगर किलोग्राम ना दिया हो, या फिर अगर यहीं पर अगर हम कहें किसी विलायक के 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में, तो अगर 1000 ग्राम में दे दिया गया हो, यदि विलायक की मात्रा 1000 ग्राम दी हो तो फिर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक की मात्रा ग्राम में दिया है तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरी चीज़, अगर इसको इंग्लिश में हम थोड़ा सा रिकैप करना चाहें, लिखना चाहें, तो इंग्लिश में कैसे हम लिखते हैं, m इक्वल टू W बाई M 1000 अपान W, ये इसका फार्मूला है। W जो होता है, जहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर W इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, या फिर हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं विलेय का भार ग्राम में। सेकंड, हम m को क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं आणविक भार विलेय का, और कैपिटल W अगर लिखना चाहें तो कैपिटल W को हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट वेट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं विलायक की मात्रा, और दूसरी चीज़, अगर हम इस चीज़ को अगर हम फिर से रिकैप करें या फिर समझें, तो इनका जो यूजेस होता है वो होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन में होता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी होता है। अगर उसको हिंदी में अगर हम देखें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशंस क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम नोट्स कर देते हैं ताकि आप समझ जाएं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। सेकंड अगर हम देखें, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है। सेकंड में हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, इसको हम कह सकते हैं हिमांक और नमन। तीसरा अगर हम देखें तो इसमें कह सकते हैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम कह सकते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, अलग एक वीडियोस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट्स और डिप्रेशन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो मोलैलिटी को हमने डिस्कस कर लिया, इसके फार्मूले को भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं होते हैं, पर यह है कि हम उसमें अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे उस टॉपिक पर अलग से हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें हम इससे सारी चीज़ों को, क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। फिर आप वहाँ पर एंजॉय करिएगा क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को।
अगला टॉपिक हमारा है मोल प्रभाष है। तो मोल प्रभाष को हम कैसे डिफाइन करते हैं या मोल प्रभाष होता क्या है? तो मोल प्रभाष को मेनली हम कैसे करते हैं? मोल प्रभाष किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस विलेय या विलायक का मोल प्रभाष कहते हैं। इन द सेंस आप अगर हम समझें, कोई हमारे पास विलयन है, कोई सॉल्यूशन है। मान लीजिए आपके पास ये सॉल्यूशन है, एक हमने इसमें ले लिया सॉल्यूशन, सॉल्वेंट भी इसी में है प्लस सोल्यूट भी इसी में है। अब इस सॉल्वेंट को हम विलायक कहते हैं, अगर हिंदी में हम लिखें तो इसको विलायक कहते हैं और इसको हम कहते हैं विलेय। कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित, ये पूरा विलयन है आपका, ये आपका विलयन है। इस विलयन में उपस्थित कौन कौन से हैं? सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, विलायक और विलेय हैं। इनके मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या और प्लस विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब ये जो आपका सॉल्यूशन है, इसके टोटल मोल्स, यानी इसको हम कहते हैं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? आपको विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाष कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, इसमें हमने बहुत आसानी से समझा। एक हमने क्या लिया, कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने क्या लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, एक सोल्यूट लिया, और उस सॉल्वेंट और सोल्यूट में जाहिर है हमने कुछ सॉल्यूशन में जब सोल्यूट मिलाया है तो उसका क्या होगा, उसके मोल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने इसमें वाटर लिया है तो इसके भी हम मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि इनके जो मोल्स हैं, यानी विलायक के और विलेय के जो मोल हैं, उनको आप प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जो टोटल विलायक यानी विलयन का जो मोल है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? विलेय तथा विलायक का मोल प्रभाष कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हमने डिस्कस कर ली हैं तो हम इजीली अब और एक चीज़, इसके फार्मूले को भी हम लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो x से, चूँकि हम विलायक को अगर यहाँ पर लिखें XA, इसको हम कहते हैं विलायक का मोल प्रभाष, और x भी अगर डिनोट करें तो ये विलेय का मोल प्रभाष होता है, विलेय का मोल प्रभाष होता है। तो कहता क्या है? कह रहा है कि XA इक्वल टू विलायक का मोल प्रभाष। तो विलायक का मोल प्रभाष का मतलब कैपिटल N अपान, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन आपका है N प्लस कैपिटल N, यानी यहाँ पर अगर हम इंडिकेट करें, स्मॉल n इक्वल टू होता है विलेय, कैपिटल N इक्वल टू होता है विलायक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n अपान n प्लस n, या x भी इक्वल टू हम लिख सकते हैं n प्लस कैपिटल N। ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका विलायक है, इसका रेशियो आपने क्या निकाला है, n प्लस n से आपने डिवाइड कर दिया। x b में अगर आप विलेय को देखें, ये आपका विलायक है, ये आपका विलेय है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, मोल प्रभाष निकाल लिया। अब एक्चुअली जो है मोल हमें निकालना होगा, तो सबसे पहले हम मोल के बारे में जाने। मोल इक्वल टू होता है भार अपान अणुभार, इसको मोल को हम क्या कहते हैं, भार अपान अणुभार कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट किसका आपका है, सोल्यूट का, चूंकि आप निकाल रहे हैं, या फिर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, जिसका भी आप मोल निकालते हैं उसमें क्या होता है, भार अपान अणुभार होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर आप जैसे जल का निकालना चाहें तो हम इस न्यूमेरिकल के ज़रिए से हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए हम प्रश्न पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग अब प्रश्न को पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 36 ग्राम पानी, जिसको हम H2O भी लिख सकते हैं, और 46 ग्राम C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के मिश्रण में
दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो चूँकि हमारे पास हमने फार्मूला भी लिख रखा है और हमने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इस चीज़ को लिखा है, तो हम फार्मूले से ही इसको करते हैं। सबसे पहले हम पानी का लेते हैं। 36 ग्राम वाटर है, H2O है आपके पास। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेते हैं। लिखते हैं H2O का या पानी का आणविक भार या इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? H2 इसका हो जाएगा 2 प्लस इसका हो जाएगा 16 इक्वल टू 18 हो जाएगा। चूँकि इसका 1 होता है तो 2 है, इसका हो जाएगा 18 बराबर इसका मॉलिक्यूलर वेट H2O का 18। कितने हैं? अब आपको मोल निकालने हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, वेट अपान यानी ये ग्राम में दिया होगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना आपका है? 36 ग्राम आपका है अपान 18। इसको अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा ये 2 मोल आ जाएगा। कितने आएंगे? 2 मोल्स आएंगे। ये तो हमने निकाल लिया पानी का मोल, वाटर के मोल हमने निकाले। अब इसके बाद हमको निकालना है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल का मोल निकालना है। दिया गया है 46 ग्राम C2H5OH एथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम C2H5OH के हम मॉलिक्यूलर वेट को हम कैलकुलेट करते हैं। C2 का कार्बन का होता है आपका 12 होता है, तो कितने हैं? 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन का आपका होता है 16, हाइड्रोजन का होता है मॉलिक्यूलर वेट 1, इसका हो जाएगा आपका 24, इसका हो जाएगा प्लस 5, इनका हो जाएगा प्लस 16 और प्लस 1 इक्वल टू 1 6 7 7 5 12 12 4 16 और 1 1 2 2 1 4 46 हो जाएगा। हमने क्या निकाला? हमने 46 ग्राम C2H5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाल लिया? 46 निकाला। तो मोल एथिल अल्कोहल के मोल C2H5OH के मोल क्या हो जाएगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इन द सेंस आप कहने का ये आपका है भार बटे अणु भार। ये हम सब जानते हैं, हमने पहले फार्मूला लिख रखा है, वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 46 पहले ग्राम दिया गया है और यहाँ पर भी क्या है? 46 इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका जो मोल होगा C2H5OH का 1 होगा। अब हम लोग निकालते हैं क्या? हम लोग निकाल लेते हैं इसके मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो आइए हम कैलकुलेशन करते हैं, सीधे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे H2O का मोल, H2O के मोल प्रभाज। यहाँ हम लोग लिखते हैं H2O का मोल प्रभाज। तो सबसे पहले H2O के मोल प्रभाज को हम क्या लिखते हैं? XA से हम डिनोट करते हैं। चूँकि एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में हमने इसको लिया है तो XA से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा? चूँकि अब आपने मोल जो निकाल रखा है कितना है इसका? 2 मोल्स है। तो 2 मोल अपान कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट आपने क्या निकाला? 2 मोल आपने इसका लिखा। H2O का 2 मोल है और एथिल अल्कोहल का 1 मोल है। चूँकि सॉल्यूशन आपने बनाया है और सॉल्यूशन कैसे बनाया है अगर आप देखें तो इसमें इसी में आपने पानी भी है आपका 36 ग्राम, आपका 36 ग्राम पानी है, 46 ग्राम आपका क्या इसमें C2H5OH यानी शराब जिसको आप अल्कोहल कहते हैं। इन दोनों को आपने मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया। इसी से हमें इनके मोल प्रभाज निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पानी के मोल प्रभाज निकालने हैं। तो सबसे पहले जिसका निकालना होता है उसको हम ऊपर करते हैं। 2 + 1 इसको हो जाएगा 3, 2/3। 2/3 इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे पूरी तरीके से तो ये आ जाएगा 3 6 3 6 18 और फिर ये आ जाएगा 6 7 आ जाएगा।
0.67 आएगा नियर अबाउट। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सोल्यूट को निकाल लेते हैं। सोल्यूट जिसको हम कैलकुलेट करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के फॉर्म में करते हैं। तो एथिल अल्कोहल को अगर हम डिनोट करते हैं तो सबसे पहले उसके हम मोल लिखते हैं 1/2 + 1 = 1/3, जिसकी वैल्यू का अगर हम लिखेंगे तो 0.333 समथिंग वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम अगर दोनों को जोड़ें, मोल प्रभाष में अब एक चीज़ हमने एक देख लिया कि आपका H2O का जो मोल प्रभाष ये आ रहा है 0.67 आ रहा है, और आपका सोल्यूट यानी C2H5 का जो मोल प्रभाष है वो कितना रहा, 0.3 आ रहा है। और एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर मोल प्रभाष को आपको कैलकुलेट करना है तो XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दोनों का योग जो होता है वो उसके किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। XA को हम सॉल्वेंट के फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्वेंट प्लस XB को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, सोल्यूट के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, X से आपका था H2O प्लस यहाँ पर क्या है XB, यहाँ पर आपका है C2H5OH। इनकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो हमने अलग अलग देखा कि इनके मोल प्रभाष को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया गया था 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ C2H5OH के मिक्सचर में दोनों के अलग अलग जो मोल प्रभाष को आपको ज्ञात करना था, यानी मोल फ्रैक्शंस को आपको कैलकुलेट करना था। 36 ग्राम आपका क्या है, H2O है। तो 36 ग्राम H2O में H2O का आणविक भार आपके पहले निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट जिसको आप कहते हैं, इसका आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब मोल को हम कैसे लिखते हैं, मोल को हम अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, वेट अपान यानी जो भार दिया गया होता है वो भार और उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो भार कितना आपका है, भार आपका है 36 ग्राम आपको दिया गया है पहले से, मॉलिक्यूलर वेट आपने निकाला है, इनको आप डिवाइड कर देंगे तो 2 मोल आएगा। और 46 ग्राम आप इसको सोल्यूट को देखें, C2H5OH को यानी एथिल अल्कोहल को देखेंगे, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट या मास भी हम कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन का आपका होता है 12, कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन 5 हाइड्रोजन है, और प्लस ऑक्सीजन आपके पास यहाँ 1 है तो इसका होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1। कुल मिलाकर अगर जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा तो आएगा 46। C2H5OH के मोल को अगर देखें तो मोल निकालेंगे वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, देन इसमें क्या होता है, भार अपान अणु भार, 46/46 = 1। अब दोनों का मोल प्रभाष अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। XA से इंडिकेट करते हैं हम H2O को, यानी इसके मोल फ्रैक्शन के H2O के मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं। 2/2 + 1 = 2/3 = इसकी वैल्यू आएगी 0.67 आएगी नियर अबाउट। फिर इसका हम एथिल अल्कोहल का निकाल लेते हैं, XB जिसको हम सोल्यूट कहते हैं। यहाँ पर इसके मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमने मोल निकाला है 1, और 1 चूंकि क्या होता है, ये सॉल्यूशन में है तो हम पूरे सॉल्यूशन के अनुपात को कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या होता है 1/3 की वैल्यू क्या आएगी, 0.333 आएगी। XA प्लस XB यानी दोनों के जो योग होते हैं, दोनों के मोल प्रभाष का योग क्या होता है, हमेशा 1 आता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। XA को हमने कैसे लिया, एज ए सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया है, XB को हमने सोल्यूट के फॉर्म में लिया है। और यहाँ पर अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग अलग डिफाइन करना चाहें या फिर इंडिकेट करना चाहें तो XA = क्या होता है, H2O प्लस XB = C2H5OH, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टोटल दोनों की वैल्यू मिलाकर 1 होती है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, आज की जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हमने मोलैलिटी को डिस्कस किया, उसके हमने 1-2 न्यूमेरिकल भी करे, और उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा जो सबसे सही तरीके से हमने जो डिस्कस किया है वो किया है मोल फ्रैक्शंस को किया है, जो कि उसके न्यूमेरिकल्स को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। एक क्वेश्चन मैं अब दे रहा हूं और वो क्वेश्चन जो है आप करके लाइएगा, या फिर अपने वो कमेंट सेक्शन में आप उसको मैसेज करिएगा और फिर हम उसको चेकआउट करेंगे। देखिए, हम लोगों ने आज जो पढ़ा है और जो डिस्कस किया है जो टॉपिक को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अभी इनिशियली जो हमने टॉपिक ये लिए थे बहुत इजी टॉपिक्स थे, कोई टिपिकल नहीं था, चूँकि हम लोगों ने फिज़िकल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। इसको सिर्फ हम रिवाइज़ कर रहे थे
और इस रिवीजन में आपके जो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे और अभी जब हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को करेंगे या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, तो वहाँ सारी चीज़ें हम क्या करेंगे ग्राफ के ज़रिए से भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ईजी मोड में जो सेलेक्टेड टॉपिक्स को हम वन शॉट वीडियोज़ में कराएंगे। हम दूसरी वीडियोज़ हमारी कल आएगी और उसके साथ साथ फिर आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होइए और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ज़हनी एतबार से और जिस्मानी एतबार दोनों से तैयार रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, टाइम बहुत कम है। 22 फरवरी से स्टार्ट है आपके एग्ज़ाम। कोई फोबिया, कोई फियर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होकर इंजॉय होकर दीजिए, पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।